ठीक है दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूँ और मेरे साथ मेरे पसंदीदा ईरानी हैं। ईरान की जानकारी के लिए हम अमीन नवाबी को बुलाते हैं। अमीन नवाबी एथीस्ट रिपब्लिक के संस्थापक हैं, जो नास्तिकों का दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम सहित हर जगह आपको अमीन नवाबी मिलेंगे। तो ये सिर्फ नास्तिकता के बारे में ही बात नहीं करता। हम में से कई कार्यकर्ताओं की तरह उनका सफर भी पूरी तरह से कुछ और बन गया है। हम सिर्फ नास्तिकता ही नहीं, अन्य मुद्दों पर भी बात करते हैं। तो उनके चैनल को जरूर देखें, वो वाकई शानदार हैं। अमीन, पिछली बार हमने एक लाइव स्ट्रीम की थी जो ईरान के बारे में थी और ईरान में क्या हो रहा था। मुझे याद है मई या जून में इजराइल और ईरान के बीच गोलीबारी हुई थी, फिर कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, शासन गिरा नहीं, भले ही हम में से कई लोग उत्साहित हो गए थे। लेकिन मुझे याद है आपने हमें बताया था कि अपने जोश पर काबू रखो। आप नहीं जान सकते कि वे इससे बचेंगे या उनका शासन गिरेगा। पुतिन की तरह। हमें रूस में क्या हो रहा है पता नहीं। तानाशाही सरकारों के साथ यही समस्या है, आप बता नहीं सकते। लेकिन जब ऐसा होता है, जब शासन गिरता है, तो अचानक सब कुछ समझ में आने लगता है। मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता या ये नहीं पूछना चाहता कि शासन गिरने वाला है। मुझे पता है जवाब नहीं पता, बस बताइए क्या हुआ। हम अचानक सैकड़ों वीडियो क्लिप्स, अगर अब हजारों नहीं तो, देखकर क्यों जाग गए हैं। सैकड़ों वीडियो क्लिप्स जिनमें हजारों ईरानी शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें वे लोग भी शामिल हैं जो पहले शासन का समर्थन करते थे। मुझे नाम याद नहीं, आपने कल स्ट्रीम में बताया था। ईरान में क्या हो रहा है? सही है। तो यह अनुमानित था। हमें यह नहीं पता था कि कब होगा, लेकिन हमें पता था कि आखिरकार ऐसा होगा। हम इस बारे में अपने फारसी चैनल और अपने अंग्रेजी चैनल पर चर्चा कर रहे हैं। इस घटना के न होने के लिए शासन के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा आक्रोश है। कई लोग बार बार पूछते रहे, यह कब होगा, क्या सच में होगा? और हम हमेशा, हमारा जवाब था हाँ, ये होगा, पक्का यह होने वाला है। लेकिन यह ठीक कब होगा कोई नहीं जानता। असल में कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि इसका संबंध ईंधन की कीमतों से होगा, और ऐसा हुआ भी। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको ओवन के बारे में पता है या नहीं। कुछ साल पहले, मेरा ख्याल है करीब 6 साल पहले। लोगों, क्या वे विरोध ईंधन की कीमतें बढ़ने के जवाब में हुए थे? और यह भी ईंधन की कीमतें बढ़ने के कुछ दिन बाद ही हुआ था। हालांकि आमतौर पर चिंगारी आर्थिक होती है, लेकिन विरोध का जारी रहना और उसका विस्तार आर्थिक नहीं होता। यह सब कुछ है, यह मूल रूप से है। यह लोगों के लिए हर जगह समझना बहुत जरूरी है कि ये लोग इस्लामिक रिपब्लिक से अपनी हालत सुधारने की मांग नहीं कर रहे हैं। यह खत्म हो चुका है। ये प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि शासन चला जाए। यह मुद्रास्फीति कम करने के लिए कोई नीति बनाने के बारे में नहीं है। यह गैस की कीमतें कम करने, बिजली वापस लाने या पानी वापस लाने के लिए कोई नीति बनाने के बारे में नहीं है। यह उन सब चीज़ों के बारे में नहीं है। यह पूरी तरह से इस्लामी गणराज्य को समाप्त करने के बारे में है। और यह समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शासन वास्तव में इन लोगों को संतुष्ट करने के लिए एक नकली परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये लोग किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि पूरी तरह से शासन परिवर्तन न हो, और वह भी कोई नकली शासन परिवर्तन नहीं, जिसके बारे में हमें बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम अभी इसी में हैं, इस खतरे में हैं कि शासन एक नकली शासन परिवर्तन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है ना? इसलिए यह समझना जरूरी है कि शासन के पास वास्तव में कुछ भी सुधारने के साधन नहीं है, भले ही वह ऐसा करना चाहे। दो बातें जरूरी हैं। पहली कि शासन सुधार नहीं चाहता क्योंकि ये उसके हित में नहीं। और इसके लिए हम बहुत सारी वजहों में जा सकते हैं कि शासन असल में इसे क्यों सुधारना नहीं चाहता। अगर चाहे तो मैं इस पर देर तक बात कर सकता हूँ। मैं ये और अच्छे से समझना चाहता हूँ कि एक नकली शासन कैसा दिख सकता है। आपका मतलब क्या है इससे? तो यही तीसरे गणराज्य का विचार है, और इसी वजह से बहुत से ईरानी इससे वाकिफ हैं, और विदेशियों को भी इसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो हम जिस चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं वह तीसरा गणराज्य है। पहला गणराज्य और इस्लामी गणराज्य खोमैनी का गणराज्य था। दूसरा गणराज्य भी खोमैनी का गणराज्य था। सही है। तो बहुत से ईरानियों की जो समझ है, जिससे मैं भी सहमत हूं, वह यह है कि इस्लामी गणराज्य अब एक ऐसा इस्लामी गणराज्य बनने की कोशिश कर रहा है जिसमें खामेनेई न हो। यानी जैसे उनका उत्तराधिकारी, वे कहेंगे हमारे यहाँ सुधार हुआ है।
ये सुधारवादी शासन है, पर इसकी जड़ में इस्लामी शासन ही रहेगा मूल रूप से। आप किम जोंग उन से किम जोंग इल पर आ गए हैं मूल रूप से। सही है। तो तीसरे तीसरे गणराज्य की विशेषता यह है कि चीज़ें ज़्यादा स्वतंत्र और कम इस्लामी होंगी। हालांकि वो स्वतंत्रता नहीं होगी जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। चीज़ें नकली नहीं होंगी। तो तीसरे गणराज्य में हमारे पास ये होगा। हमारे यहाँ अनिवार्य हिजाब नहीं होगा। ईरान में शराब बेची जाएगी। हमारे यहाँ कॉन्सर्ट होंगे। महिलाएं नाचेंगी। हमारे पास कई सामाजिक स्वतंत्रताएं होंगी, है ना? हमारे यहाँ सरकार की अनुमति से फिल्में बनेंगी जिनमें महिलाएं बिना हिजाब के होंगी। ठीक है, हमारे पास शायद ऐसी सरकार होगी जो इजराइल के प्रति कम शत्रुतापूर्ण होगी और निश्चित रूप से अमेरिका के प्रति भी कम शत्रुतापूर्ण होगी, है ना? लेकिन यहाँ एक चीज नहीं बदलेगी। हमारे यहाँ अब भी अत्यधिक गरीबी रहेगी। पानी की कमी रहेगी। बिजली की कमी रहेगी। हवा प्रदूषित रहेगी। हमारा पर्यावरण लगातार नष्ट होता रहेगा। क्योंकि IRGC अभी भी सत्ता में रहेगा और IRGC अभी भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगा। बहुत से लोग यह नहीं समझते। इस्लामिक रिपब्लिक ने इस्लाम पर अपनी लड़ाई हार दी है और उन्होंने कई अन्य हिजाब के मामलों में भी अपनी लड़ाई हार दी है। इस्लाम सब कुछ खत्म हो गया है। उन्होंने वह लड़ाई हार दी है। यहाँ तक कि हिजाब लागू करवाने में भी नहीं। वो इसके लिए लड़ भी नहीं रहे। सच कहूं तो हालात बहुत खराब हो गए हैं। ईरान में इतने लोग इस्लाम के खिलाफ हैं कि इस्लाम के बारे में बुरा बोलना आम बात हो गई है। ईरान के कुछ क्षेत्रों में इस्लाम का बचाव वर्जित है। लोग माफ़ी मांगते हैं, जैसे कि वे कभी कभी वे इजाज़त मांगते हैं, जैसे अरे मैं असल में इस्लाम के पक्ष में हूँ, क्या मुझे इसके बारे में बात करने की इजाज़त है। जैसे क्या आप मुझे बता रहे हैं कि ईरान इस समय सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिक देश है? गर्व से, बहुत गर्व से, बहुत गर्व से। हाँ, और असल में यह इतना बुरा हो गया है कि खुद शासन कभी कभी इस्लाम विरोधी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मिलकर एंटी पहलवी और एंटी इजरायली नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है ना? हालत इतनी खराब हो गई है क्योंकि उन्हें पता है कि इस्लाम विरोधी कंटेंट सबसे ज़्यादा है। असल में हमारे पास बहुत सारे सरकारी लोग हैं, आप जानते हैं, जो खुद ऑनलाइन बहुत सारा इस्लाम विरोधी कंटेंट पोस्ट करते हैं, बस ताकि जब ज़रूरत पड़े खास मौक़ों पर वही लोग पहलवी विरोधी या इजराइल विरोधी पोस्ट भी डाल सकें। क्योंकि इस्लाम विरोधी चीज़ें पोस्ट करके आप अच्छी फॉलोइंग हासिल कर सकते हैं। और ये अब और भी चालाक हो गया है क्योंकि इस्लाम विरोधी चीज़ें अब बहुत आम हो गई हैं, तो अब इससे उतने फॉलोअर्स नहीं मिलते जितने पहले मिलते थे। एक और तरीका जो वे अब इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि वे सच में ऐसा करते हैं। हमारे पास ऐसे अकाउंट्स हैं जो पहले और दूसरे पहलवी के समर्थक हैं लेकिन तीसरे पहलवी के विरोधी हैं। तो हमारे पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो रजा शाह और मोहम्मद रजा शाह की तारीफ करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वे प्रिंस रजा पहलवी जो तीसरे पहलवी हैं के खिलाफ हो सकें। इस समय या तो पहलवी समर्थक हैं या फिलिस्तीन विरोधी। और मैं आपको बता सकता हूँ कि वे इतने केंद्रित क्यों हैं। ये दोनों बातें आपस में कैसे जुड़ी हैं। ये मौके इतने फिलिस्तीन विरोधी क्यों हैं और ईरानी लोग अभी फिलिस्तीन विरोधी होने पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। तो मूल रूप से आप कह रहे हैं कि शासन इतना हताश है कि वे ऐसी अभूतपूर्व रणनीतियां आजमा रहे हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईरानी लोगों ने पहले भी शासन के खिलाफ विरोध किया था जब गैस की कीमतें बढ़ाई गई थीं, या उन्होंने इसलिए विरोध किया क्योंकि उनकी सरकार ने हिजबुल्लाह और हमास को फंड देने में उनके संसाधनों को बर्बाद किया था। उन्होंने नारीवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के नाम पर भी विरोध किया और हिजाब के खिलाफ भी। ईरानी लोग मूल रूप से हर तरीका आजमा रहे हैं। और उस समूह या गुट का नाम क्या था जिसका आपने कल जिक्र किया था, जो ऐतिहासिक रूप से शासन समर्थक, कट्टर मुस्लिम या कुछ ऐसे थे, लेकिन अब वे भी शासन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं? बाजारी, आप बाजारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, बाजारी। तो अगर मुझे पता है कि आपने पहले भी ये कहा है, ये ऐसा है जैसे आप पेड़ गिराने के लिए कुल्हाड़ी चला रहे हैं पर नहीं जानते कौन सा वार उसे गिरा देगा। सही है।
मुझे आपसे ये सवाल अभी भी पूछना है। हमने सभी तरह के विरोध देखे हैं। हर नए विरोध प्रदर्शन के साथ शासन काफी कमजोर होता जाता है। खामेनेई पिछली बार जब मैंने आपसे बात की थी तो हमने सुना था कि वह बूढ़े हैं, मर रहे हैं, डर गए हैं। याद है वह अपने बंकर में चला गया था और इजराइल की मिसाइलों के दौरान बाहर नहीं निकला। और उस समय हमें लगा था कि ओ भाई अब सब खत्म हो गया। मुझे पता है हम कह नहीं सकते, लेकिन आपका दिमाग क्या कहता है? जैसे हम क्या देख रहे हैं, क्या ये शासन के आखिरी सांसें हैं? तो अब खामिनी मुद्दा नहीं है। ठीक है, अब आईआरजीसी मुद्दा है। असल में मेरी समझ और कई और लोगों की भी यही है कि शासन खामेनेई को एक तरीके के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि जो कुछ भी हम अभी अनुभव कर रहे हैं उसका सारा दोष खामेनेई पर डाला जा सके, ताकि जब हम उनसे छुटकारा पा लें, चाहे वो मर जाएं या इजराइल उन्हें मार दे। और वैसे भी ऐसा लगता है कि शासन इजराइल को खामेनेई को मारने के लिए उकसा रहा है, जो वाकई दिलचस्प है ना? वे ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि दिखा सकें कि सब कुछ खामेनेई की वजह से था। अब छुटकारा मिलते ही सब ठीक है ना? असल में ऐसा लगता है कि शासन सच में चाहता है कि इजराइल हमला करे। क्योंकि क्या शासन इजराइल पे अपनी स्थिति को झेल सकता है फिर? अगर आपकी बात माने तो खामेनेई के हटने के बाद क्या वे इजराइल पे नरम रुख अपना सकते हैं? सिर्फ अपने जीने के लिए, दिल की भलाई के लिए नहीं। वे कर सकते हैं, लेकिन फिर हम ईरानी लोग सही होंगे, क्योंकि आप जानते हैं। आप उन्हें बाहर चाहते हैं। हाँ, ये है समानता, जो एथिस्ट रिपब्लिक की फैन है। उसने कहा, उदाहरण के लिए यहूदियों और हिटलर के साथ ऐसा था, सही? तो अगर हिटलर यूरोप और दूसरी पश्चिमी ताकतों के लिए समस्या नहीं बन रहा होता, यहूदी शायद और ज्यादा पीड़ित होते। अगर दुनिया हिटलर के खिलाफ एकजुट नहीं होती तो वह शायद यहूदियों का सफाया करता रहता, है ना? तो हम उसी स्थिति में होंगे। जैसे अगर इस्लामिक रिपब्लिक एक ऐसा देश होना बंद कर दे जो इजराइल या पश्चिमी हितों के लिए परेशानी बनता है, तो वे ज्यादा समय तक टिक पाएंगे और हमें ईरानियों को ही इससे निपटना पड़ेगा, है ना? तो यही असल में वो चीज है जिससे हम डरते हैं। लेकिन आपको भुला दिया जाएगा क्योंकि दुनिया की रुचि खत्म हो जाएगी और उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, हाँ, जो भी हो। मुझे सच में आपको कुछ बताने दीजिए, ठीक है? और शायद बहुत से लोग ये सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन इसमें इससे कहीं ज्यादा लगेगा। मेरा मतलब है, यह बहुत प्रभावशाली है और सच में इस बार भीड़ का आकार पहले के विरोध प्रदर्शनों की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ा, है ना? हालांकि यह मुमकिन है कि अगले कुछ घंटों में ये और बड़ा हो जाएगा, है ना? यह भी संभव है कि यह शांत हो जाए और हमें अगली लहर का इंतजार करना पड़े। बात यह है कि हम बस वही कर सकते हैं जो हमें पता है, वही जिसके लिए हमें लगातार कोशिश करते रहना है। अगली लहर, फिर अगली और फिर अगली, चाहे ये शांत हो जाए। क्योंकि फिर से हमें नहीं पता कौन सी लहर शासन को गिरा देगी, लेकिन हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए हम यह नहीं बता सकते कि इन लहरों में से कौन सी शासन को गिरा देगी। हमें बस इतना पता है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि हम कोशिश करते रहें, क्योंकि ईरानी लोग जी नहीं रहे हैं। ईरान में लोग जो कर रहे हैं वह जीना नहीं है। यह मेरा मतलब है, अगर मैं उन वीडियो को देखूं जो लगातार ईरान से आती हैं, तो यह दिल दहला देने वाला है। यह वाकई बहुत भयानक और बुरा है। यहाँ तक कि कुछ ईरानी भी नहीं जानते कि बाकी ईरानियों के साथ कितना बुरा हो रहा है, क्योंकि कुछ ईरानी अपने ही दायरे में जी रहे हैं। लेकिन यह फिर से वही है। मैं उन वीडियो की सूची नहीं बताने वाला हूं जब तक कि आप खुद न चाहें, ठीक है? लेकिन स्थिति बहुत बहुत खराब है। और जब तक आईआरजीसी सत्ता में है, अगर हमें कुछ सामाजिक स्वतंत्रताएं भी मिल जाए, अगर हमें नाचने का अधिकार भी मिल जाए, कॉन्सर्ट में जाने का अधिकार भी मिल जाए, तो वो सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही होगा। बाकी ईरानी लोगों को अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ेगा और बाकी ईरानियों को अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों और अपने पूरे पर्यावरण को पूरी तरह नष्ट होते हुए देखना पड़ेगा। और बिजली की कटौती बढ़ जाएगी, पानी की कटौती बढ़ जाएगी, लोगों के फ्रिज और भी ज्यादा खाली होते जाएंगे, लोग सक्षम नहीं होंगे, अपना स्वास्थ्य देखभाल का खर्च नहीं उठा पाएंगे, लोगों के पास भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं रहेगी। यही वजह है वैसे
कि आप इन लोगों को देखते हैं, लेकिन वे हताश हैं क्योंकि हालात इससे बुरे नहीं हो सकते। वैसे कुछ बातें लोगों को यह समझने की जरूरत है। एक देश का गरीब होना एक बात है, लेकिन एक देश का ऊंचे स्तर की जीवन शैली का अनुभव करना और फिर उसे खो देना बिल्कुल अलग बात है। यह ऐसी हताशा पैदा करता है जो आप किसी गरीब देश में नहीं देखेंगे। जैसे गरीब देश के लोग जो हमेशा से गरीब रहे हैं, उन्हें उतनी निराशा महसूस नहीं होती जितनी उस देश के लोगों को होती है जिसने कभी बहुत ऊंचे स्तर की जीवन शैली का अनुभव किया हो और फिर उसे खो देना। क्राइस्ट विसिग्राड कह रहे हैं इस्फहान प्रांत के पुलात शहर में विरोधी शासन प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। क्या इसमें अतिशयोक्ति है? क्या हमें सतर्क रहना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि हम पहले भी इस स्थिति से गुजर चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि लोग आशावादी न रहें, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि वे झूठी उम्मीदें फैलाएं। यह शायद उन दूसरी लहरों में से एक हो सकती है जिनसे हमें गुजरना है। बात यह है कि यहाँ जो आंकड़े हैं वे अभी जो हम देख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा होने चाहिए, और शायद ये उतना ही बड़ा नहीं है जितना कि लगभग मासा अमीनी या 2008 के लोग। क्या ये उतना बड़ा नहीं है? विकास दर की गति इतनी तेज रही है जैसे हम पहले दिन से दूसरे दिन तक गए आबादी के आकार को देखते हुए, जो आमतौर पर बहुत ज़्यादा समय लेता है। तो यही बात है, यही इसकी सबसे अच्छी बात है। लेकिन शासन के लिए बात यह है कि ये लोग निहत्थे हैं जबकि शासन के पास बहुत हथियार हैं। तो भले ही आप इनकी संख्या इससे 10 गुना ज़्यादा कर लें, ये समझना बहुत मुश्किल है कि वे शासन के खिलाफ ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो गिर जाए। और यही वजह है कि प्रिंस रोजा पल्लवी का ध्यान सड़कों पर लोगों की मौजूदगी का इस्तेमाल करके सशस्त्र बलों और शासन के लोगों को जनता से जोड़ने पर है। इसी वजह से प्रिंस रोजा पल्लवी इसे समझते हैं और यही हमें मंजिल तक ले जाएगा। सड़कों पर लोगों की मौजूदगी सीधे तौर पर शासन को गिराने का कारण नहीं बनेगी, क्योंकि आप क्या करेंगे? भले ही आपकी संख्या ज़्यादा हो, आप एक हथियारबंद शासन के खिलाफ क्या करेंगे? हालांकि अगर यह खामेनी के निवास पर हो। नहीं, मेरा मतलब है वो पुराने ख्यालों के नहीं है। पहले क्रांतियां बस सत्ता पे काबिज होती थीं। वो वहां नहीं है। वो किसी गड्ढे में इजराइल से छुपे हैं। अभी गड्ढे में ही है। हाँ, सही है। इस बारे में एक अच्छी खबर है। ये रही एक अच्छी खबर, ठीक है? अच्छी खबर ये है कि ऐसा लगता है कि सही पुलिस पहले से कम संगठित है और टकराने के लिए कम तैयार है, क्योंकि उनके सारे कमांडर छुपे हुए हैं। क्योंकि 12 दिन की जंग के बाद से ही इस्लामिक रिपब्लिक के मुख्य लोग वे अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वे एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उनके लिए अभी ये सब करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा इजराइल कभी भी हमला कर सकता है क्योंकि नेतन्याहू वॉशिंगटन DJC में ट्रंप से मिलने गए थे और ट्रंप ने उन्हें हमला करने की हरी झंडी दे दी थी। तो यह एक बड़ी खबर थी। क्योंकि पिछली बार उन्होंने नेतन्याहू को आगे बढ़ने से रोक दिया था। लेकिन जो हुआ वो एपस्टीन फाइल्स की वजह से हुआ। ट्रंप अलगाववादियों से दूर होते जा रहे हैं और नवरूढ़िवादियों के करीब आ रहे हैं, तो अब वो इसके लिए कहीं ज्यादा खुले हैं। वो घोटाला उन्हें कम अलगाववादी क्यों बना देगा? क्योंकि ट्रंप के खिलाफ एपस्टीन फाइलों का इस्तेमाल वही लोग कर रहे हैं जो इजराइल विरोधी अलगाववादी हैं। तो ट्रंप उनसे नाराज हैं और वो बुनियादी तौर पर उनसे दूरी बना रहे हैं और कंजर्वेटिव मूवमेंट के नियोन कॉन पक्ष के करीब जा रहे हैं। तो क्या यूक्रेन विरोधी भी अलगाववादी हैं? क्या इसका मतलब यूक्रेन के लिए अच्छी खबर हो सकती है? हाँ, ऐसा हो सकता है। शायद यही वजह हो। उनकी हाल की जेलेंस्की से मुलाकात पहले से ज्यादा दोस्ताना थी। हाँ, लेकिन यही वजह है कि वो जा रहे हैं और वेनेजुएला पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन लोग उस विचार से नफरत करते हैं, है ना? लेकिन वो फिर भी ये कर रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अभी नाइजीरिया पर बमबारी की है, तो वो ऐसे ही हैं। वो बिल्कुल गैर अलगाववादी हैं। जिसने कहा मैं युद्ध शुरू नहीं करता, वही हर जगह लोगों को धमका रहा है।
वैसे मुझे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया पर हमला करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा से हस्तक्षेपवादी रहा हूं। मुझे लगता है कि हमें पश्चिमी मूल्यों को बनाए रखना चाहिए और हमें उन्हें लागू भी करना चाहिए। अगर आपके पास बड़ा संकेत है तो मुझे लगता है हमें ऐसा करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम जितना कर सकते हैं उतना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें लगातार हमला करते रहना चाहिए। मुझे लगता है हमें चीजों को उड़ाते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अफ्रीका में होना चाहिए। अफ्रीका पश्चिमी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। जैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और अल कायदा और कई अन्य इस्लामी संगठन अफ्रीका में बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अभी वहां होना चाहिए और उन सभी को उड़ा देना चाहिए। हमें जमीन पर सैनिक भेजने की जरूरत नहीं, बस एक बटन दबाओ और बूम, उन्हें उड़ा दो। हाँ हाँ हाँ। तो आप कह रहे हैं कि इजराइल हस्तक्षेप कर सकता है और वे निशाना बना सकते हैं आईआरजीसी के शीर्ष नेतृत्व को। इसीलिए वे लोग एक गड्ढे में छुपे हुए हैं, कुछ वैसे ही जैसे पिछली बार जब संघर्ष हुआ था तब वे गड्ढों में छुपे थे। वे डरे हुए हैं, बाहर नहीं आ रहे। मैंने कुछ वीडियो देखे हैं, बट पता नहीं वे आईआरजीसी गार्ड्स हैं या कोई और। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर असली गोलियां चलाई। हाँ, लेकिन मैं आपको ये सब हमारे पहले और दूसरे दिन के अनुभव के आधार पर बता रहा था। इसी वजह से ये बदल सकता है। अब वे असली गोलियों से लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं, तो ये एक नई बढ़ोतरी है जो हमने अभी अभी देखी है। तो वैसे मैं स्ट्रीम के बाद लिखने वाला हूँ। मैं अपने ईरान के दोस्तों से बात करने वाला हूँ, और उसके बाद शायद कुछ घंटों में जब ईरान में लोग जागेंगे, मैं उस पर अपने फारसी चैनल पर और फिर इंग्लिश चैनल पर लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यही बात मुझे चिंता देती है। मैं इस पर आपकी जल्दी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। ये आदमी कौन है? मैंने ये वीडियो देखा तो ये आदमी बस गार्ड्स की एक कतार के सामने बैठ गया। मुझे लगता है कि आपने हमेशा इन लोगों की बहादुरी की सराहना की है। मुझे नहीं लगता कि मैं वो कर पाता, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी हम उन मुश्किल हालात में नहीं हैं। ये आदमी कौन है? क्या हम इसे जानते हैं? हमें पता चला कि वो उन्हीं में से एक है और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो खुद भी उन्हीं में से था, शासन बलों में से था। ये बहुत हौसला देने वाली बात है, क्योंकि वो उन्हीं में से था और अब उनके खिलाफ हो गया। क्योंकि मैंने वीडियो दिखाया था, उसके बाद उसने देखा कि उसके साथ मारपीट शुरू हो गई, है ना? तो हमारे पास एक वीडियो है। मोटरसाइकिल पर बैठे कम से कम एक व्यक्ति उसके पास आया और उसे मारने लगा, लेकिन वह जाहिर तौर पर उसने लोगों, शासन के खिलाफ मोर्चा ले लिया, भले ही वह यही आदमी है। हमें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, वह गायब हो गया, शायद मार दिया गया। आशा करते हैं कि इस आदमी के साथ ऐसा ना हो। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। दुनिया में क्या चल रहा है? हाँ, खैर, तो आप कुछ और कहने वाले थे? हाँ, मैं कहने वाला था, तो चिंता है, सही? हमें चिंता थी कि अगर वे मर जाते हैं तो शासन वास्तव में ऐसा लगता है कि ठीक है। तो शासन इजराइल से डरता है, शासन उस राष्ट्रवादी क्रांति से भी डरता है जो अभी ईरान में हो रही है। ठीक है, शायद वे अपनी खुद की क्रांति चाहते हैं बिना प्रिंसेस अपलावी के नेतृत्व के, ताकि वे दिखा सकें कि हमने एक क्रांति का अनुभव किया है। तो वे सिर्फ क्रांति से नहीं डरते, वे सिर्फ क्रांति से ही डरते हैं। लेकिन प्रिंस रेजा पालेव के नेतृत्व में यही वो चीज है जिससे वे डरते हैं। प्रिंसेस अपालवी के नेतृत्व में क्रांति उन्हें इजराइल के हमले से भी ज्यादा परेशान करती है। वैसे यही बात नेतन्याहू ने भी कही थी, क्योंकि जितने भी विनाशकारी इजरायली हमले हो सकते हैं वे शासन को गिराने का कारण नहीं बनेंगे। सही है? आप हवाई हमलों से शासन परिवर्तन नहीं कर सकते। आप शासन को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन हवाई हमलों से शासन परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके लिए जमीन पर सैनिकों की जरूरत होती है, और इजराइल ईरान में जमीन पर सैनिक भेजने में सक्षम नहीं है, और कोई और देश भी इसके लिए तैयार नहीं है। तो ईरानियों को इजराइल की जरूरत है और इजराइल को ईरानियों की जरूरत है, लेकिन आखिर में आखिरी कदम ईरानी जनता को ही उठाना होगा। इजराइल ये काम ईरानी जनता के लिए नहीं कर सकता, है ना? आप इसका जवाब कैसे देंगे? पिछली बार जब इजराइल ईरान पर मिसाइलें दाग रहा था और ईरान में बहुत सारे लोग जो शासन से नफरत करते थे, एक बहस चल रही थी। मुझे नहीं पता कि वे कितने विश्वसनीय थे जब वे कह रहे थे कि ये उन्हें एकजुट कर देगा, और असल में ये मकसद की मदद नहीं कर रहा है। आपके पास सर्वेक्षण कैसे होते हैं? अधिकांश ईरानी 12 दिन की जंग के लिए इजराइल से ज्यादा इस्लामिक रिपब्लिक को दोषी मानते हैं। हमारे पास इसके आंकड़े हैं। तो आप कह रहे हैं कि वे इस्लामिक शासन पर इजराइल के हमले का स्वागत करेंगे? शासन के लिए
लोगों के लिए। बिल्कुल, मुझे पता है आप कह रहे हैं कि शासन में कुछ लोग खामेनेई को हटाना चाहते हैं, लेकिन ईरानी लोगों का क्या? क्या वे ऐसे किसी भी हमले का स्वागत करेंगे? सर्वेक्षण से पता चलता है कि हाँ, ईरानी लोग एक जैसे नहीं सोचते। सही है। तो हमारे पास अलग अलग विचार हैं, लेकिन जो लोग इसका स्वागत करते हैं उनकी संख्या उन लोगों से ज़्यादा लगती है जो इसके खिलाफ होंगे। सही है। तो हमारे पास यही है। अगर आप चाहें तो मैं आंकड़े दिखा सकता हूं। मुझे ये दिलचस्प लगता है क्योंकि पाकिस्तान में भी हमारे साथ ऐसा हुआ था जहां कई लोग इमरान खान के पक्ष में और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हैं। लेकिन जैसे ही भारत के साथ 6 या 7 दिन की जंग शुरू हुई, वे सब एक साथ आ गए और अपनी सारी आपसी मतभेद भूल गए और भारत के खिलाफ, एक विदेशी दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो गए, ताकि आप उस प्रभाव को बना सकें। और इसके विपरीत भी, जैसे कि वो हमला पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी चीज साबित हुआ जो पाकिस्तान के साथ हो सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान की तानाशाही सेना जनरल असीम मुनी नए आर्मी चीफ के नेतृत्व में थी। वो अचानक बहुत लोकप्रिय हो गए और उन्हें वैधता मिल गई। उन्होंने खुद को नए पद दिए, जैसे फील्ड मार्शल। वो एक हीरो बन गए। अब ट्रंप भी उनके साथ अच्छे हैं और इमरान खान असली लोकतांत्रिक ताकत भुला दिए गए हैं। तो मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि ईरान में ऐसा ना हो। तो यहाँ जो आंकड़े हैं, जैसे सवाल यह था कि आपकी राय में 12 दिन की जंग शुरू करने के लिए कौन सा पक्ष ज्यादा जिम्मेदार था, तो 43 ने कहा इस्लामिक रिपब्लिक, 32 ने कहा इजराइल, 16 ने कहा दोनों बराबर, 7 ने कहा मुझे नहीं पता, कोई राय नहीं, तो कोई भी दोष नहीं देता। हाँ, लेकिन जिन्होंने दोनों कहा चलो उन्हें भी मान लेते हैं, तो वे इस बात से खुश नहीं होंगे कि इजराइल उस देश पर मिसाइलें फेंक रहा है। तो लगभग 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इससे खुश नहीं हैं। हाँ हाँ, लेकिन सच में वे खुश नहीं हैं। लेकिन वे इस बात से खुश नहीं हैं कि उनके देश में युद्ध आ रहा है। लेकिन उनमें से बहुत से लोग युद्ध को इस नज़र से भी देखते हैं कि अगर युद्ध उनके लिए आज़ादी लाए, तब वे इसे एक अवांछित चीज़ के रूप में देखेंगे। लेकिन अगर यह सच में शासन को गिराने की ओर ले जाता है, तो वे इसका स्वागत भी करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आप किसे दोष देते हैं। ये अलग बात है कि क्या आप इसका स्वागत करेंगे। ये सिर्फ गुस्सा है, जैसे मैं इसके लिए इस्लामी शासन को दोषी मानता हूं। हाँ, लेकिन असली बात यह है कि सबसे ज़्यादा दोष इसराइल की बजाय इस्लामी गणराज्य को दिया गया। ज़्यादातर लोगों की तरह किसी देश के लिए ये अभूतपूर्व है। जैसे कोई विदेशी सेना आपके देश में आकर बमबारी कर रही है और आपके अपने देश के लोग आपकी सरकार को इसराइल से कहीं ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी नहीं। यूक्रेन में और नाजियों के साथ उन्होंने नाजियों का स्वागत किया था। हाँ, लेकिन निम्न में से कौन सी बात आपको 12 दिन की जंग के दौरान सबसे ज़्यादा परेशान कर गई? उन्होंने पूछा। ईरानी लोग। सही है। तो 73 नागरिक हताहत, 45 सीधे ईरानी क्षेत्र पर हमले, 29 परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या, 26 एविन जेल पर हमला, 21 परमाणु सुविधाओं का विनाश, 20 सैन्य कमांडरों की हत्या। तो पूछे गए लोगों में से 80 को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि सैन्य कमांडरों की हत्या कर दी गई। वे चिंतित थे। 70 लोग नागरिकों की हत्या को लेकर चिंतित थे, लेकिन केवल 20 लोग इस बात से परेशान थे कि सैन्य कमांडरों की हत्या कर दी गई। लेकिन वे फिर भी परेशान हैं। वे अभी भी किसी बात से परेशान हैं। नहीं नहीं नहीं, वे असली हमले से अभी भी परेशान हैं, क्योंकि मैं सच में बताता हूं, मैं परेशान हूं कि आम नागरिक मारे गए। हाँ, यही बात है, मैं परेशान हूं। तो अगर आप पूछें, मैं अक्सर ईरानी लोगों से बात करता हूँ, कोई भी ईरानी नहीं कहेगा, जितने भी ईरानी मैं जानता हूँ, कोई नहीं कहेगा कि मैं परेशान नहीं हूँ कि आम नागरिक मारे गए। ठीक है, नहीं, कोई भी ईरानी नहीं। नहीं, मुझे इसे पूरा करने दीजिए। यहाँ तक कि वे ईरानी जो हमले का स्वागत करते हैं, कहते हैं कि वे आम नागरिकों की मौत से परेशान हैं, लेकिन समझते हैं कि यह युद्ध में होता है। लेकिन वह हिस्सा सवाल में नहीं है। वह बात नहीं है। नहीं, आप सुन नहीं रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि सर्वेक्षण ऐसा दिखाता है। मेरे पास यह संख्या नहीं है कि कितने लोग हमले का स्वागत करते हैं, क्योंकि दुर्भाग्यवश इस सर्वेक्षण में ये सवाल नहीं पूछे गए थे। सही है, मैं यहाँ कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं यह संख्या इसलिए बता रहा हूँ
मैं आप इससे निष्कर्ष निकाल रहे हैं, मुझे लगता है, हाँ मुझे लगता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि लोग हमले का स्वागत करते हैं या नहीं, बस यह संख्या इसे स्पष्ट नहीं करती। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं, मेरा मतलब है मैं जानता हूं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, मैं बस सावधानी बरत रहा हूं। मैं अपने निष्कर्षों को लेकर बहुत सावधान हूं। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यह भी स्वीकार नहीं कर रहा कि लोग इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। या क्या यह संभव हो सकता है? क्या ये संभव हो सकता है कि आप इस्लामी शासन को हटाना इतना ज्यादा चाहते हैं कि आपके अंदर कोई गलत पक्षपात आ गया हो? हालांकि किसी निर्णायक राय बनाने के लिए मैं जानता हूं कि आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं, आप कोई दावा नहीं कर रहे हैं। फिर भी हाँ हाँ, आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन आप इजराइल के संदर्भ में बात कर रहे हैं। आप बहुत सावधान हैं। हाँ, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन क्योंकि आप नफरत किए जाते हैं इसलिए शायद आप चाहते हैं कि इजरायली सरकार हमला करे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये इच्छा इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकती है कि बहुत सारे ईरानी हो सकते हैं जो उस हमले का स्वागत नहीं करेंगे। मैं जानता हूं आप नहीं कह रहे, बट आप इजरायली सरकार का हस्तक्षेप चाहते हैं। हैरिस, मैं रोजाना ईरानियों से बात करता हूँ। ठीक है, अलग अलग भिन्न भिन्न रायों के साथ। क्या? लेकिन वो तो केवल व्यक्तिगत अनुभव है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो पता भी नहीं मैं क्या कहने वाला हूँ। तुम्हें तो पता भी नहीं मैं क्या कहने वाला हूँ। तुम्हें यह भी नहीं पता मैं इस बिंदु से क्या निष्कर्ष निकालूंगा। तो मुझे अपनी बात कहने का थोड़ा समय दो, फिर देख लेना कि यह किस्सा है या नहीं, ठीक है? जैसे तुम कह सकते थे, ये तो सिर्फ एक किस्सा है। अगर मैं ये निष्कर्ष निकालता कि ये प्रतिशत हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहने वाला हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूँगा। ये वो नतीजे नहीं हैं जो मैं निकालने वाला था। मैं रोजाना ईरानी लोगों से बात करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वहाँ बहुत सारी अलग अलग राय हैं। तो मैं, अगर मेरी कोई राय है तो मैं कभी भी उसे बहुमत की राय बताकर पेश नहीं करूँगा जब तक कि मेरे पास कोई डेटा ना हो। सही है? तो जो डेटा मैं देता हूँ वो सिर्फ वही दिखाता है जो डेटा दिखाता है। अगर यह वैसा नहीं दिखाता जैसा आप कहते हैं, तो मैं कहता हूँ यह वो नहीं दिखाता और हमें पता नहीं। और क्योंकि मैं कई अलग अलग विचारों वाले ईरानियों से बात करता हूँ, मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि जब तक मेरे पास उसका डेटा न हो, मैं अपनी राय को बहुमत की राय के रूप में पेश करने की कोशिश न करूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे तर्क पता है, पर ये व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित हैं। इसलिए कितने प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं पता नहीं। लेकिन मैं उन ईरानी विचारों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ जो मेरी राय और तर्क के खिलाफ हैं। जो तर्क वे इसके पक्ष में देते हैं। तो हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, मैं समझता हूं। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इजरायली सरकार का इस्लामी शासन पर हमला करना अच्छा विचार है। हम ये नहीं कह सकते। ओह, मैं कह सकता हूँ कि ये अच्छा विचार है, पर हम नहीं कह सकते कितने प्रतिशत ईरानी मुझसे सहमत होंगे। यही हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यह एक अच्छा विचार है। नहीं, ये अच्छा विचार नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते। हाँ, मुझे पता है, लेकिन इसकी एक और वजह भी है। जो कि ऐसा है, इससे उन लोगों को गुस्सा आ सकता है क्योंकि हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, वे मानने वाले नहीं हैं। मैं जो जानता हूं वो ये है। मैं जो जानता हूं वो ये है, मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि कितने प्रतिशत ईरानी लोग इजरायली हमले का स्वागत करते हैं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि ये संख्या बढ़ रही है। ठीक है। जो भी हो, बस इतना ही मैं बता सकता हूं। ठीक है, मुझे पूरी तरह से पता है। वे 5 से 10 जा रहे हैं, अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ये 20 है। मुझे शक है कि यह 5 है। मुझे लगता है कि यह 40 से 5 शून्य या 5 शून्य से 60 के बीच हो सकता है। यह 5 नहीं है। मुझे पता है एक और सर्वे है जो यह दिखाता है, लेकिन मुझे नहीं पता वह कहाँ है। अगली बार बात करेंगे तो आपके लिए ढूंढ लूंगा। लेकिन इजराइल के लिए बहुत समर्थन है। ईरान में यह 5 से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि अब तक यह बहुमत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है 12वां। और अगर मैं फिर से, मेरे पास अभी इसका सबूत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 12 दिनों का युद्ध इसे बहुमत में लाने के लिए प्रेरित किया। मुझे लगता है कि इसके बीच में, अगर यह मेरी देखी गई सभी चीज़ों पर आधारित एक अनुमान है, मेरे पास कोई सांख्यिकीय डेटा नहीं है। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि ईरान में इजराइल के समर्थक बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बात मैं निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन मैं इस पर दांव लगा सकता हूं, वो यह है कि 12 दिन की जंग ने
इजराइल का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने में योगदान दिया है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सही हों और इजराइल ईरान के लोगों की थोड़ी मदद जरूर करता है। इससे आईआरजीसी के कुछ लोग पाला बदल सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि शायद यही एकमात्र तरीका है शासन को गिराने का, क्योंकि लोग खुद निहत्थे हैं, वे सब कुछ नहीं कर सकते और वे शासन को गिरा नहीं सकते। असल में यहाँ मुझे थोड़ा और यथार्थवादी होने दीजिए। मुझे वास्तव में चिंता है कि क्या इजरायली हमला भलाई से ज्यादा नुकसान कर सकता है अगर किसी और वजह से नहीं, न कि लोग इजराइल के खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर अगला हमला बुनियादी ढांचे को निशाना बनाता है तो और लोग इजराइल के खिलाफ हो सकते हैं। मैं कई ईरानियों को जानता हूं जो कहेंगे कि वे इजराइल के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि इजराइल सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं क्योंकि 12 दिन की जंग में इजराइल ने ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया था। तो मुझे शक है कि अगर दूसरी बार हमले में वे बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हैं तो मुमकिन है कि कुछ ईरानी इजराइल के खिलाफ हो जाएं, लेकिन मुझे इसी की चिंता नहीं है। नहीं, मेरी चिंता की मुख्य वजह वही है, अगर वे खामेनेई को हटा देते हैं और किसी रूहानी जैसे व्यक्ति को छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो हमारी स्थिति बेहतर नहीं बल्कि और खराब हो जाएगी। तो अभी हमारा मुख्य दुश्मन खामेनेई नहीं है, अभी हमारा मुख्य दुश्मन रूहानी, ताजदादे जरीफ, अरोफशी, नरगिस, मोहम्मदी और ऐसे ही लोग हैं जो इस्लामिक रिपब्लिक को बना सकते हैं, जो इस्लामिक रिपब्लिक को तीसरे रिपब्लिक में बदलने, ट्रांजिशन करने में मदद कर सकते हैं। असल में अपने फारसी शो में मैं अक्सर कहता हूं कि हमें सच में उम्मीद करनी चाहिए कि खामेनेई ज़्यादा समय तक जिएं, और मेरे दर्शक कम से कम मेरे फारसी चैनल पर मुझसे सहमत हैं, क्योंकि हम कहते हैं कृपया कृपया खामेनेई को, रूहानी को मारे बिना मत मारो, क्योंकि खामेनेई सारी सही बातें कह रहे हैं। खामेनेई पूरी तरह से अमेरिका विरोधी और पूरी तरह से इस्राएल विरोधी हैं, और हम चाहते हैं कि वह आकर ये सारी बकवास बातें कहें ताकि दुनिया उनके खिलाफ एकजुट हो जाए। और वह ऐसे हैं, वैसे भी उनका दिमाग खराब हो गया है और यह अच्छा है, और हम सोचते हैं ओह माय, क्योंकि वह आकर ऐसा कहते हैं। 12 दिन की जंग के दौरान उन्होंने जीत हासिल की और इजराइल सब कुछ हार गया और इस्लामिक रिपब्लिक ने अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लिए और इजराइल अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। तो ऐसा लगता है कि ये पागलपन की वो हद है जिसकी हमें उनसे भी आदत नहीं है। मतलब वो आमतौर पर इतने बेवकूफ़ नहीं होते। मेरा मतलब है वो सब बेवकूफ़ हैं, वो शिया हैं, लेकिन इतने बेवकूफ़ नहीं। तो ये हमारे लिए खराब विश्लेषण का एक नया स्तर है। मुझे लगता है कि ईरान में कुछ चीज़ें हो रही हैं, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है कि वे जानबूझकर उसे रख रहे हैं और उसे बेकार जानकारी दे रहे हैं। वो शासन, जैसा कि ज्यादातर तानाशाहों के साथ होता है, वैसा ही पुतिन के साथ भी है। लेकिन मुझे लगता है कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके प्रशंसकों को लगे कि उन्होंने अपना दिमाग खो दिया है, क्योंकि वे उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन उनके पास कट्टर समर्थकों के बीच बहुत ज़्यादा समर्थन है, जैसे कि कुछ लोग जिन्हें हम अरशाशी कहते हैं, जैसे कि बेसीजी लड़के हैं ना, और उन्हें इसकी ज़रूरत है। तो वे दो काम कर रहे हैं, वे उसे बेवकूफ़ी भरी बातें कहने पर मजबूर कर रहे हैं, और साथ ही साथ लेकिन मुझे यह भी लगता है कि इस्लामी गणराज्य इजराइल को संकेत दे रहा है कि कृपया आकर हमला करो, बस लो यह खामेनेई, हम ठीक रहेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ कुछ संकेत मिले हैं जो मुझे चिंता में डालते हैं। मुझे चिंता है कि अगर अगला हमला ऐसा ही होने वाला है तो फिर ईरानी लोगों को छोड़ दिया गया है ना? तो क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ने आकर ये कहा है, हम जो भी फैसले ले रहे हैं वे अब पहले से भी ज्यादा खुलेआम कह रहे हैं कि हमारे सारे फैसले 7 अक्टूबर 12 दिन की जंग के लिए हैं। हमने जो कुछ भी किया है वह खामेनेई की सीधी भागीदारी के साथ किया है।
और वे कई बार कई अधिकारियों के जरिए इसे दोहरा रहे हैं, और हमारी समझ यह है कि वे संकेत दे रहे हैं कि देखो तुम्हारी सारी समस्याएं खामेनेई से ही आती हैं। और फिर रूहान पेजेश्कियान कुछ हफ्ते पहले सामने आए और उन्होंने कहा, दोस्तों, अगर वे खामेनेई को मार देते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा काम खत्म हो जाएगा। उन्हें हम में से बाकी किसी को मारने की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ खामेनेई को मारना है और हमारा काम खत्म हो जाएगा। और उन्होंने यह बात सार्वजनिक रूप से कही। खामेनेई ने एक भाषण में कहा कि इस्लामी गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका दुश्मन हैं और यह स्वाभाविक है, यह हमारे डीएनए में है और यह कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। और उसके एक दिन बाद ही लारिजानी, जो इस्लामी गणराज्य के शीर्ष अधिकारियों में हैं, सामने आए और बोले कि हमें अमेरिका से दुश्मनी की ज़रूरत नहीं है। और रूहानी लगभग हर हफ्ते सामने आकर सीधे तौर पर खामेनेई के भाषणों के खिलाफ बातें कहते हैं, जो कि असल में कुछ नया है। वैसे ईरान में आप ऐसा नहीं कर सकते थे। वे पश्चिम को संकेत दे रहे हैं कि हमें दुश्मन नहीं होना चाहिए। सब कुछ इसी फैसले से हो रहा है। ये सब इसी आदमी ने किया है। आओ इसे मार दो और हम दोस्त बन सकते हैं। यही संकेत वे इजराइल और पश्चिम को भेज रहे हैं, और वैसे हमें यह पता नहीं है। ठीक है, खैर, ईरान के लोगों को शुभकामनाएं। मैं इस बात का पक्का विश्वास करता हूं जो आप हमें बहुत समय से बताते आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपकी राय को महत्व देता हूं कि ये शासन गिराया जाएगा। ये सिर्फ समय की बात है कि ये कब होगा। ईरानी लोगों ने समझ लिया है कि प्रिंस रोजा पलावी का समर्थन करने का मतलब है कि ईरान के लिए जो भी विनाशकारी था वह अपने आप छंट जाएगा। यह ईरानियों का प्रसिद्ध नारा है, मकबर सेफा से मुल्ला चापुल मुजाह, जिसका मतलब है 3 भ्रष्टाचारों को मौत, मुल्ला, लेफ्टिस्ट और एमबीके राइट। और ये तीनों समूह इस्लामिक रिपब्लिक को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ईरानी लोग प्रिंस रोजा पलावी का समर्थन करके इन सभी लोगों को बाहर रख रहे हैं। जिन चीज़ों ने ईरान को बर्बाद किया वही इजराइल पर भी लागू होती हैं, न कि सिर्फ ईरानी लोगों पर। प्रिंस रोजा पलावी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। वे इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। उनकी टीम लगातार इजराइल के अधिकारियों के साथ काम कर रही है और ईरानी लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं और वे उन्हें किसी और से ज़्यादा समर्थन देते हैं। वैसे यह दिखाता है कि ईरानी लोग इजराइल के साथ अच्छे संबंध कितने चाहते हैं, क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति का समर्थन करते हैं जो इजराइल के साथ अच्छे संबंध चाहता है। कोई भी नहीं, ईरान में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी। प्रिंस रेजा पहलवी के अलावा कोई भी विकल्प इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ तो हो सकता है, लेकिन वह इजराइल और पश्चिम के भी खिलाफ होगा। बाकी सभी लोग जिन्हें इस्लामिक रिपब्लिक विपक्ष के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, वे लोग, जैसा कि वे कहते हैं, पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं और वे यहूदीवाद विरोधी हैं। तो प्रिंस रोजा पहलवी का समर्थन करके आप सिर्फ ईरानी लोगों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप इस्लामिक रिपब्लिक के एकमात्र विकल्प का भी समर्थन कर रहे हैं, जो इजराइल के साथ मजबूत संबंध रखना चाहता है और इजराइल का सहयोगी बनना चाहता है। तो इजराइल के लिए यह जरूरी है कि वह प्रिंस रेजा पहलवी को जाने और उनका समर्थन करे। हाँ, बोलिए। हम जिस तरह का ईरान चाहते हैं वहां सिर्फ रेजा पहलवी ही हमें ले जा सकते हैं, या फिर कुछ और गुट हैं, वे भले ही शासन विरोधी हों लेकिन उनका अपना एजेंडा है। शायद वे अब भी पश्चिम और इजराइल से नफरत करते हों और तब भी हमारे पास अस्थिर या अनचाहा ईरान होगा। हमने दशकों तक ऐसा ईरान देखा है। अब हम धर्मनिरपेक्ष, उदार, लोकतांत्रिक ईरान चाहते हैं और सिर्फ रजा पहलवी ही हमें वहां ले जा सकते हैं। आप भी यही कह रहे हैं। मैं फिलिस्तीनी मुद्दे में विश्वास करता हूं, जो इस्लामी गणराज्य का डीएनए है। चाहे वे इस्लाम को अलग रख दें, चाहे वे अनिवार्य हिजाब या इस्लामी गणराज्य की सतही चीज़ों को भी अलग रख दें। आपको देखना है कि क्या वे फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करते हैं, क्योंकि यही चीज़ उन्हें एक साथ जोड़ती है। और क्या वे पहलवी विरोधी हैं, यही आपकी परख है। अगर वे जाते हैं, जो भी पहलवी और इजराइल समर्थक है वही ईरान का भविष्य है, वही होने वाला है, जो मध्य पूर्व में अपने सभी पड़ोसियों के साथ स्वस्थ संबंध चाहता है और धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और समृद्धि के पक्ष में है, और जो इस्लामिक रिपब्लिक को पूरी तरह गिराना चाहता है, पूरी तरह से
न कि दिखावटी, न ही कोई सुधार, न ही सिर्फ ऊपर से सजावट करना, बल्कि पूरी तरह से मूल रूप से IRGC की ईरानी लोगों पर पकड़ को खत्म करना। और यही वजह है कि पहलवी की राजकुमारी आर्थिक समस्याओं का समाधान है, क्योंकि बाकी सभी विकल्प ईरान में IRGC की ताकत को बनाए रखेंगे। और इसका मतलब है कि हमारे पास एक मजबूत निजी क्षेत्र नहीं होगा और हम नहीं रख पाएंगे। हो सकता है हमारे पास सामाजिक स्वतंत्रताएं हों, लेकिन हमारे पास राजनीतिक स्वतंत्रताएं नहीं होंगी। इसका मतलब है कि ज़्यादातर समस्याएं, ज़्यादातर गरीबी और ज़्यादातर अलगाववाद वैसे ही बने रहेंगे। ईरान तभी समृद्ध हो सकता है जब IRGC की ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, और यह तभी संभव है जब कोई ऐसा विकल्प हो जिसकी विचारधारा फिलिस्तीन के लिए नहीं बल्कि ईरान के लिए हो, जो कि प्रिंस रोजा पलावी हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आप इन नबी के बारे में और जानकारी उनके चैनल ईथीस्ट रिपब्लिक पर पा सकते हैं, और आप इस चर्चा का लंबा संस्करण भी ईथीस्ट रिपब्लिक पर देख सकते हैं, जहां ये स्ट्रीम लगभग 1 घंटे तक चली थी। तो अगली बार तक हम दोनों की तरफ से टाटा।